नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत, वंदन अभिनंदन है आप सभी का आप सबके अपने YouTube चैनल वंदे भारत में। तो इससे पहले हमने सरकार के पहले अंग व्यवस्थापिका के बारे में चर्चा करी। 5 लेक्चर के अंतर्गत हमने व्यवस्थापिका के बारे में जाना। पाँचों के पाँचों लेक्चर आप हमारी प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं सरकार के दूसरे अंग कार्यपालिका के बारे में। तो इतना तो आपको पता ही चल गया होगा कि सरकार का कौन सा अंग नियमों का निर्माण करता है, व्यवस्थापिका, कौन लागू करता है, कार्यपालिका, और कौन इन नियमों के उल्लंघनकर्ताओं को दंडित करने का काम करता है, न्यायपालिका। चलिए तो शुरुआत करते हैं हम। देखिए, इससे पहले आपने जब व्यवस्थापिका के बारे में पढ़ा तो व्यवस्थापिका के अंतर्गत संसद और संसद के अंतर्गत सदन के 2 प्रकारों के बारे में जाना, राज्यसभा और लोकसभा। यहाँ पर भी क्या है, जो कार्यपालिका है उसके 2 प्रकार हैं और कार्यपालिका का अस्तित्व व्यवस्थापिका की तरह ही क्या है, राज्य में और केंद्र में, दोनों में है। ठीक है, केंद्र सरकार संघीय स्तर पर भी है और राज्य स्तर पर भी है। फिर अगर हम बात करें कार्यपालिका के 2 प्रकारों के बारे में, तो कार्यपालिका के 2 प्रकार कुछ इस तरीके से होते हैं। पहले आती है नाम मात्र की कार्यपालिका, फिर आती है वास्तविक कार्यपालिका। अब हम बात करें नाम मात्र की कार्यपालिका, तो नाम मात्र की कार्यपालिका वही कार्यपालिका जो कि प्रशासन में अपनी औपचारिक भूमिका का क्या है, निर्वहन करती है। ठीक है, फॉर्मेलिटी से निभाती है। इस कारण क्या है, इसको नाम मात्र की कार्यपालिका कह दिया है। जबकि वास्तविक रूप से प्रशासन में अपनी अहम भूमिका का निर्वहन जिसके द्वारा किया जाता है वो होती है क्या, वास्तविक कार्यपालिका। आगे बढ़ते हैं। नाम मात्र की कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति इत्यादि आते हैं। जबकि वास्तविक कार्यपालिका के अंतर्गत मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री इत्यादि आते हैं। तो सबसे पहले नाम मात्र की कार्यपालिका के अंतर्गत जिसे हम पढ़ते हैं वो होता है राष्ट्रपति, जो कि क्या है, नाम मात्र की कार्यपालिका का सर्वोच्च पदाधिकारी होता है। तो चलिए अब हम राष्ट्रपति के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें राष्ट्रपति के बारे में, तो जो राष्ट्रपति का जो पद है उसकी व्याख्या हमारे भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान की भांति क्या है, व्यक्त की गई है। हालांकि अमेरिका के संविधान में और भारत का जो राष्ट्रपति है, ठीक है, अमेरिका का जो राष्ट्रपति है और भारत का राष्ट्रपति जो है, उनकी जो स्थिति है वो भिन्न भिन्न है। अमेरिका के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है, अमेरिका के राष्ट्रपति का क्या है, जो कार्यकाल है, उस कार्यकाल से पूर्व उसको कोई भी नहीं हटा सकता। वो अपने सचिवों का चयन स्वयं अपनी इच्छा के अनुसार करता है और वो वहाँ की व्यवस्थापिका के प्रति बिल्कुल भी उत्तरदायी नहीं होता है। जबकि ऐसा क्या है, यहाँ पर राष्ट्रपति के लिए कोई भी सुविधा नहीं होती है। तो अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो हम राष्ट्रपति की चर्चा क्या है, यहाँ पर कुछ अनुच्छेदों के अंतर्गत कर रहे हैं। सबसे पहले आता है हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52, जिसमें क्या है, भारतीय संघ की नाम मात्र की कार्यपालिका के लिए एक औपचारिक प्रदान की आवश्यकता की गई है, जो कि भारत का राष्ट्रपति होगा। अब क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि भाई बताइए कि भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। तो कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 53 में क्या है, राष्ट्रपति की कार्य एवं शक्तियों की विवेचना की गई है। कहा गया है कि केंद्र की समस्त जो कार्यपालिक शक्ति हैं, संघ की जो समस्त कार्यपालिक शक्ति हैं, वो राष्ट्रपति में निहित होंगी, जिनका प्रयोग राष्ट्रपति मंत्री परिषद के क्या है, परामर्श से कर सकेगा। ठीक है, जिसका नेता प्रधानमंत्री होता है। अब आप यहाँ पर गौर से करेंगे, अगर इस बात को गौर से देखेंगे तो क्या है, राष्ट्रपति को सर्वोच्च दर्जा देकर उसे प्रधानमंत्री के क्या है, अधीन कर दिया गया है। यही वाली बात क्या है, मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि राष्ट्रपति की स्थिति यहाँ पर भिन्न होती है। इसके बाद हम बात करें अनुच्छेद 54 में, तो अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई है। और फिर आता है अनुच्छेद 55, जहां पर राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, निर्वाचन किस तरीके से किया जाए, इसके बारे में बताया जाता है। अब देखिए दोस्तों, जब आप कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे और कार्यपालिका के अंतर्गत आप राष्ट्रपति को पढ़ेंगे तो 2 चीज़ें क्या है, आपको कंफ्यूज करेंगी और इन्हीं 2 चीज़ों में क्या है, आपको डाउट होगा। एक होता है राष्ट्रपति पर लगने वाला महाभियोग और एक होता है क्या, राष्ट्रपति का निर्वाचन।
ठीक है, यहीं से क्या है आपको कंफ्यूजन उत्पन्न होगा। तो देखिए दोस्तों, जब आप शुरुआती स्तर पर पॉलिटिकल साइंस को पढ़ते हो तो शायद वहाँ पर आपसे ये वाली चीज़ें ना पूछी जाएं, लेकिन अगर आप किसी बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपसे ज़रूर राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित और उसके महाभियोग से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इसमें से जो निर्वाचन है ये एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक है कार्यपालिका के अंतर्गत, ठीक है, और इससे क्या है कई प्रकार के प्रश्न अब पूछे जाते हैं। साथ ही साथ ये अत्यंत रोचक विषय भी है, इसको पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा भी आता है, लेकिन कठिन टॉपिक है ये। यहाँ पर क्या है आपको अपना दिमाग खुला रखना पड़ेगा, और खुला दिमाग रख कर क्या है इन सारी बातों को समझना पड़ेगा। तो मैंने आपको पहले से ही अलर्ट कर दिया है, तो एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में क्या है राष्ट्रपति पद का प्रावधान है। 53 में कार्य एवं शक्तियों की विवेचना की गई है। अब राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियों के ऊपर मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाकर लेकर आऊँगा, ठीक है। वहाँ पर राष्ट्रपति क्या क्या कार्य करता है और उसके पास क्या क्या स्पेशल पावर्स है, सभी के बारे में विस्तारित हम विवेचना करेंगे। सारी बातें मैं आप लोगों को बताऊँगा। और राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है ये वो हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में दिया गया है। और राष्ट्रपति के निर्वाचन का जो तरीका है, जो पद्धति है, जो पदवी है, इसकी क्या है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 में क्या है विवेचना की गई है। तो अब हम बात करते हैं कि निर्वाचन कैसे होता है और निर्वाचन की क्या रीति होती है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि राष्ट्रपति के पद का निर्वाचन किस प्रकार होता है। तो देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति के पद के निर्वाचन से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण शब्दावली है उसको मैंने आप सबके सामने एक वाक्य के अंतर्गत क्या है यहाँ पर लिख दिया है। देखिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष विधि से एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा अनुपातिक मत पद्धति या अनुपातिक मत प्रणाली के आधार पर एक निर्वाचक मंडल के तहत गुप्त मतदान के द्वारा होता है। यहाँ पर जो अक्षर आपको नीले रंग में दिखाई दे रहे हैं उन पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, ठीक है, और इनको समझने की क्या है आवश्यकता है। और इसके अलावा जो कुछ भी आपका लिखा हुआ है वह आपका एक अवशेष है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी हमारे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी जो है ये हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में दी गई है, ठीक है दोस्तों। चलिए तो हम शुरुआत करते हैं। तो पहला वर्ड आ रहा है अप्रत्यक्ष विधि से। राष्ट्रपति का चुनाव जो है वह अप्रत्यक्ष विधि से होता है। प्रश्न बनता है कि यह अप्रत्यक्ष विधि जो है वह आखिरकार क्या होता है। देखिए, सामान्यता क्या है, किसी चुनाव में मतदाता जो है वह स्वयं के माध्यम से क्या है अपने प्रत्याशी का चयन करते हैं, ठीक है। जैसे कि किसी चुनाव में 4 प्रत्याशी खड़े हुए तो मतदाताओं ने क्या है चयन किया, किसी ने डी को दिया, किसी ने बी को दिया, किसी ने सी को दिया, किसी ने ए को दिया। लेकिन जब किसी चुनाव में जनता स्वयं भाग न लेकर अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से क्या है उस चुनाव का प्रतिनिधित्व करती हो तो ऐसे चुनाव को क्या है हम अप्रत्यक्ष विधि से कहेंगे, ठीक है। ये चुनाव क्या है अप्रत्यक्ष विधि से हो रहा है। यहाँ पर जनता उपस्थित नहीं है, लेकिन जनता के स्थान पर जनता का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वह उनके प्रतिनिधि हैं। जनता के स्थान पर उनकी भूमिका का निर्वहन जो है वो उनके प्रतिनिधि कर रहे हैं। अब जनता के प्रतिनिधियों की बात करें तो कौन कौन होता है। सांसद, जनता चुनती है अपने अपने क्षेत्र से। विधायक, इसको भी जनता ही चुनती है, ठीक है। इसके बाद सरपंच, इसका चुनाव भी जनता करती है। इसके बाद विधान परिषद के सदस्य, इसका भी क्या है चुनाव जनता करती है, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं आगे। आगे कहा है कि राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। अब ये एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या होता है।
ठीक है। तो देखिए, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के तहत क्या होता है कि जो मतदाता होता है ये एक बार में क्या है, अपने एक विधानसभा चुनाव के बदले क्या है, एक बार क्या है, वोट देता है। जैसे कि मान लीजिए हम इन्हीं की बात करें, 4 प्रत्याशी खड़े हुए ए बी सी डी, और मध्य प्रदेश से बात करें, ठीक है, तो गुना के विधायक ने क्या दिया, गुना की जनता की तरफ से डी स्थान पर जो व्यक्ति खड़ा हुआ है उसको राष्ट्रपति पद के लिए क्या दिया, वोट दिया। जबकि रावगढ़ वाले ने ए को दे दिया, आरोन वाले ने सी को दे दिया, ठीक है, श्योपुर वाले ने बी को दे दिया, ठीक है। तो एक व्यक्ति ने क्या है, एक बार अपने पूरे विधानसभा क्षेत्र के बदले क्या है, वोट दिया, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, एकल संक्रमणीय मत पद्धति कहेंगे। इसके बाद आता है अनुपातिक मत पद्धति या अनुपातिक मत प्रणाली। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए यही है, यहीं पर क्या है आप लोगों के लिए समझने की आवश्यकता है। और इसको समझने से पहले आप लोगों को क्या है, ये समझना जरूरी है कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल होता है ना, उसमें कौन कौन से लोग शामिल होते हैं। कई बार तो प्रश्न राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल से उठते हैं कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होता है या नहीं होता है। चलिए अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में, ठीक है। तो अगर हम बात करें राष्ट्रपति महोदय के निर्वाचक मंडल के बारे में, तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, ठीक है, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। इसके अलावा लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, ठीक है। इसके बाद राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा दिल्ली एवं पांडुचेरी विधानसभा के क्या है, निर्वाचित सदस्य होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को दिख रहा है। चलिए अब किसी किसी के मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर जी बाकी सबका तो आपका ठीक है, लेकिन ये आपने दिल्ली एवं पांडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य क्यों अलग से लिखा, विधानसभा विधानसभा एक ही तो है। तो देखिए दिल्ली और पांडुचेरी जो है वो है हमारे भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हालांकि यहाँ पर भी क्या है, विधानसभा है। तो एक समय पहले क्या था, इन लोगों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल होने का अधिकार नहीं दिया जाता था। फिर आया हमारा 70वां संविधान संशोधन। कब आया, ये आया वर्ष 1992 में। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये बात है कि 70वां संविधान संशोधन किस वर्ष आया, तो 70वां संविधान संशोधन वर्ष 1992 में आया। तो 70वें संविधान संशोधन के तहत दिल्ली एवं पांडुचेरी के विधानसभा सदस्यों को भी क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल होने का अधिकार प्रदान किया गया। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन लोग शामिल होते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य एवं दिल्ली एवं पांडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। अब अगर आपसे मैं पूछूं कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल नहीं होता है, तो अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान पूर्वक सुने हो, यहाँ पर क्या है, मैंने एक शब्द का कई बार उच्चारण किया है, निर्वाचित 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 निर्वाचित। मीन्स राष्ट्रपति के चुनाव में क्या है, निर्वाचित सदस्य ही क्या है, सम्मिलित होते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि कौन से सदस्य जो हैं वो सम्मिलित नहीं होते हैं, तो देखिए पहले नंबर पर आते हैं मनोनीत सदस्य। ठीक है, आप सभी को पता है कि एक समय पहले लोकसभा में 2 सदस्यों का मनोनयन आंग्ल भारतीय समुदाय के द्वारा राष्ट्रपति महोदय के माध्यम से किया जाता था,
और 12 सदस्य जो हैं वो साहित्य, विज्ञान, कला आदि के क्षेत्र से क्या है, राष्ट्रपति महोदय के द्वारा मनोनीत किए जाते थे। 14 सदस्य, इन 14 सदस्यों को क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। चलिए दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हम बात करेंगे विधान परिषद के सदस्य। इनको भी क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं दिया जाता है। अब प्रश्न ये भी बनता है दोस्तों, आप लोग सोचेंगे कि इन दोनों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में क्यों भाग नहीं लेने दिया जा रहा, तो ये तो क्या है, मनोनीत सदस्य हैं। एक का संबंध आंग्ल भारतीय समुदाय से, मीन्स इनका भारतीय भूमि से मूलभूत तौर पर जुड़ाव है भी नहीं है। दूसरे क्या है, साहित्य, विज्ञान, कला आदि से संबंधित है, तो उनको साहित्य, विज्ञान, कला का रुचि है। ठीक है, राजनीति में तो वो प्रावधान के तहत आ गया, ऐसा कुछ नहीं है, तो इनको इसलिए नहीं देते। अब अगर हम बात करें कि विधान परिषद के सदस्यों को नहीं देते, जो विधान परिषद के सदस्यों को क्यों नहीं देते, तो विधान परिषद के सदस्यों का अस्तित्व वर्तमान में 5 राज्यों में। ऐसे में अगर इन 5 राज्यों को क्या है, विधान परिषद के जो सदस्य हैं इनको राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल होने का अधिकार दे दिया जाएगा, तो इन 5 राज्यों को क्या है, स्पेशल बेनिफिट मिलेगा, जो कि कभी होने नहीं दिया जा सकता। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग समझे कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है। ठीक है, अप्रत्यक्ष विधि किसे कहते हैं, एकल संक्रमणीय मत पद्धति किसे कहते हैं। ठीक है, और अब हम जो है समझ रहे हैं कि अनुपातिक मत पद्धति, ठीक है, अनुपातिक मत पद्धति या अनुपातिक मत प्रणाली किसे कहते हैं। तो निर्वाचक मंडल का आप लोगों को समझ में आया कौन कौन शामिल होता है और कौन कौन शामिल नहीं होता है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। ठीक है, अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर जरूर पूछिएगा। ठीक है, और मैं उस कमेंट का आपको जरूर जवाब दूंगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा करे तो प्लीज़ लाइक किया कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के बीच शेयर किया कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम बात कर रहे हैं अनुपातिक मत पद्धति या अनुपातिक मत प्रणाली क्या होता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या है, लोकसभा और राज्यसभा के क्या है, निर्वाचित सदस्य क्या है, शामिल होते हैं। तो अगर हम बात करें कि लोकसभा से कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं, 533 सदस्य, और राज्यसभा से 233 सदस्य, कुल कितने सदस्य हुए, 766 सदस्य हुए। ठीक है दोस्तों, फिर अगर हम बात करें विधायक लोगों के बारे में, तो आप हमारा मध्य प्रदेश ही देखिए। मध्य प्रदेश में क्या है, वर्तमान में 53 जिले हैं, हर एक जिले के भीतर एक विधायक होता है, तो एक राज्य के 53 जिले हुए। ऐसे करके सभी 28 राज्यों की बात करें तो कितने सारे विधायक हो जाएंगे। विधायकों की जो संख्या है अभी वर्तमान में वो है 4120। अब ये घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है, इसकी मैं आपको गारंटी नहीं दूंगा, करंट बदलता रहता है। ठीक है, तो लोकसभा और राज्यसभा के सांसद कितने हैं, 766, और विधायक कितने हैं, 4120। आप लोग देख पा रहे हैं कि जो विधायकों की संख्या है वो सांसदों की संख्या से क्या है, ज्यादा है। ऐसे में क्या है दोस्तों, विधायकों के द्वारा दिया गया मत जो है वो सांसदों के द्वारा दिए गए मत से क्या है, ज्यादा होगा। अब क्या है, इसी व्यवस्था को मेंटेन करने का या इसी व्यवस्था को ठीक करने के लिए जिस प्रोसेस को अपनाया जाता है उसको कहते हैं हम क्या, अनुपातिक मत पद्धति या अनुपातिक मत प्रणाली। मीन्स दोस्तों इसका अर्थ क्या हो, इसका अर्थ ये है कि सांसदों और विधायकों के द्वारा दिए गए मतों को एक समान बराबर अनुपात में लाने की जो प्रक्रिया है उसको हम कहते हैं क्या, अनुपातिक मत पद्धति या अनुपातिक मत प्रणाली। फिर दोस्तों एक प्रश्न ये बनता है आप लोगों के लिए कि अनुपातिक मत पद्धति या अनुपातिक मत प्रणाली के तहत विधायकों और सांसदों के द्वारा दिए गए वोटों को एक समान बराबर अनुपात में लाने के लिए क्या किया जाता है। ठीक है, किस प्रोसेस को अपनाया जाता है। तो देखिए दोस्तों क्या होता है, विधायकों और सांसदों के क्या है, मतों का मूल्य निर्धारित किया जाता है। जी हाँ, अब आप लोग कहेंगे मतों का मूल्य, ऐसी भी कोई चीज होती है। जी हाँ होती है।
आप बाजार में जाइए, बाजार में जाके आप टमाटर खरीद के लेके आइए, टमाटर का रेट स्लो होगा, और आप सोना खरीदने चले जाइए तो टमाटर की रेट में और सोने के रेट में फ़र्क हुआ कि नहीं हुआ? उनकी एक कीमत है कि नहीं? आपको किसी कॉलेज में एडमिशन चाहिए, ठीक है, एक व्यक्ति है जिसकी पहचान क्या है, कॉलेज के चपरासी से, दूसरा व्यक्ति जो है उसकी पहचान कॉलेज के प्रोफेसर से, तीसरा व्यक्ति है उसकी पहचान कॉलेज के प्रिंसिपल से है। तो किसकी पहचान में ज़्यादा दम दिखेगा आपको? जिसकी प्रिंसिपल से पहचान है। इसी प्रकार से क्या है, विधायकों का और सांसदों का क्या है, मत का मूल्य निर्धारित किया जाता है। फिर मतों का मूल्य निर्धारित करने के लिए क्या करते हैं, चलिए, तो एक विधायक का मत मूल्य निर्धारित करने के लिए हम क्या करेंगे, जिस भी राज्य का वो विधायक होगा उस राज्य की कुल जनसंख्या लिखेंगे, ठीक है, राज्य की कुल जनसंख्या, ठीक है, बटे में क्या है, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या, ठीक है, और इनटू किसका कर देंगे, हम इनटू कर देंगे 1000 का। अगर हम इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि मान लीजिए किसी भी राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है, 10 करोड़ है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और उस राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है, 100, इंटू कीजिए 1000 का, तो 3 जीरो से तो ये 3 जीरो चले गए, ठीक है, शायद हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 कर दिए, तो क्या है, 3 जीरो से तो क्या है, ये 3 जीरो चले गए और ये 2 जीरो चले गए, यानी कि एक विधायक का मत मूल्य कितना निकला, 100 निकला। ऐसे करके पूरे 29 राज्यों के क्या है, विधायकों के मत मूल्य निर्धारित किए जाते हैं दोस्तों, और लाखों की संख्या में क्या है, मत इकट्ठे होते हैं, ठीक है। चलिए फिर हम बात करें कि सांसदों का मत मूल्य कैसे निर्धारित किया जाता है, तो ये भी देख लीजिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ दोस्तों, ये किसी भी एग्जाम में आपसे कभी भी पूछा जा सकता है जो बड़े लेवल का होता है। अब देखिए, एक सांसद का मत मूल्य निर्धारित करने के लिए हम क्या करते हैं, जो विधायकों का मत मूल्य निकाला है उसको लिखेंगे, कुल विधायकों का मत मूल्य बटे निर्वाचित सांसदों की संख्या, सांसदों की संख्या, और इसमें क्या है, 1000 से गुणा भाग नहीं करेंगे। इस प्रकार क्या है, हम सांसदों का मत मूल्य निकालेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है, सांसदों का और विधायकों का मत मूल्य निर्धारित किया जाता है। इन दोनों के मतों को एक समान बराबर अनुपात में लाने के लिए अनुपातिक मत पद्धति या अनुपातिक मत प्रणाली के तहत, ठीक है दोस्तों। अब देखिए हम आगे बात करते हैं, यहाँ पर एक चीज और लिखिए कि राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो गुप्त मतदान के द्वारा होता है। ये तो बड़ी सिंपल सी चीज है कि देखिए, सामान्यतः किसी चुनाव में क्या होता है, जो प्रत्याशी होता है उसके लिए क्या है, एक लाइन लेती है कि फलाने बंदे के लिए इधर ले जाओ, उसके लिए इधर जाओ, उसके लिए इधर जाओ, ठीक है, और लाइन में लगे रहते हैं। जो सबसे आगे का सदस्य होता है वो वोट देता है, फिर पीछे वाला आता है, ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होता है, एक स्थान होता है, वहाँ पर आप प्रवेश करोगे और वहाँ पर कोई नहीं रहता है, ठीक है, चारों तरफ शांति रहती है, आप वोट डालते हो और वोट डाल के बाहर निकल आते हो, इसको कहते हैं गुप्त मतदान, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, तो अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 54 में, जहां पर क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो पद्धति है, ठीक है, यह निर्वाचन की पद्धति है,
इसके विषय में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई है। तो देखिए दोस्तों, समानता क्या होता है, अगर हम बात करें कि किसी भी चुनाव में जो है वो कैंडिडेट होते हैं ना, उनको हम कैसे वोट देते हैं, ए बी सी डी, ठीक है। किसी ने दे दिया डी को, किसी ने दे दिया ए को, किसी ने दे दिया बी को, किसी ने दे दिया सी को। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में क्या है, ऐसे वोट नहीं दिया जाता। राष्ट्रपति के चुनाव में क्या है, वरीयता क्रम निर्धारित किया जाता है, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल अगर हम बात करें, जैसे कि मान लीजिए आप लोगों से पूछा जाए आप किससे शादी करोगे, तो आप लोग कहोगे कि जो हमको पसंद है उसी से करेंगे, उसने भाव ना दिया तो किसी और से करेंगे, फिर मम्मी पापा जिससे करा देंगे उसी से कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये एक छोटा सा फनी एग्जाम्पल है। मीन्स आपकी पहली पसंद कौन सी है, अगर पहला पसंद नहीं जीता तो आप दूसरे नंबर पर किसे देखना चाहते हैं, दूसरा नहीं देखा तो तीसरे पर कौन सा, और अगर तीनों ही नहीं जीत पाए तो लास्ट में आपके हिसाब से फिर कौन सा ही सही रहेगा। ठीक है। अब जैसे कि अगर मैं ही बात करूं कि भैया मेरी तरफ से तो क्या है, डी वाला व्यक्ति जो है उसको मैं प्रथम वरीयता दे रहा हूं, इसी को बनना चाहिए। लेकिन अगर डी नहीं बन पाया तो सबसे जो करेक्ट है डी के बाद वो है बी, लेकिन बी नहीं बन पाया तो फिर सी, और अगर ये तीनों ही नहीं बन पाया तो भैया क्या है, हम सी से ही काम चला लेंगे। ठीक है, मतलब मैंने क्या है पहले डी को वोट दिया, लेकिन अगर डी नहीं जीता तो मैं ए को वोट दे रहा हूँ, ठीक है। और अगर ए भी नहीं जीता तो फिर बी, और अगर ये तीनों ही नहीं जीते तो फिर सी के अलावा ऑप्शन और कौन सा बनता है। समझ गए ना आप लोगों दोस्तों, कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है, राष्ट्रपति को मत प्रदान किए जाते हैं। अब क्या होता है दोस्तों, जब इसी चरण में कोई भी प्रत्याशी न्यूनतम कोटा हासिल कर लेता है। देखिए राष्ट्रपति के चुनाव में जो विजेता प्रत्याशी है उसको न्यूनतम कोटा हासिल करना जरूरी होता है। न्यूनतम कोटे का सूत्र होता है, न्यूनतम कोटे का सूत्र होता है कुल वैध मत, यानी कि कुल जितने मत पड़े हैं बटे 2 + 1, यानी कि न्यूनतम कोटे का सीधा सीधा अर्थ होता है आधे से अधिक क्या है व्यक्ति को मत प्रदान होने चाहिए। जैसे कि किसी चुनाव में 35 तो क्या है कुल मत हुए, तो इसका आधा कितना होगा 1750 + 1 2 3 कितना भी हो जाए, बस आधे से अधिक से काम होना चाहिए। तो अगर किसी प्रत्याशी ने क्या है प्रथम चरण में क्या है न्यूनतम कोटा हासिल कर लिया तो वो जीत जाएगा। अगर प्रथम चरण में नहीं किया तो फिर क्या है द्वितीय चरण की गणना की जाएगी, और इसमें क्या है जो कि सबसे कम मत वाला प्रत्याशी होगा उसको हटा दिया जाएगा। और फिर क्या है, अगर किसी प्रत्याशी ने न्यूनतम कोटा हासिल कर लिया तो उसको क्या है बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है, उसको जीता दिया जाएगा। लेकिन अगर उस व्यक्ति ने क्या है न्यूनतम कोटा हासिल नहीं किया तो फिर तीसरी बार गणना होगी। और इस प्रकार जब कोई व्यक्ति न्यूनतम कोटा हासिल कर जाता है तो वो व्यक्ति क्या है राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित हो जाता है, राष्ट्रपति पद का विजेता घोषित हो जाता है। ठीक है दोस्तों, बस शर्त यह है कि जीतने वाले उम्मीदवार के पास क्या है न्यूनतम निर्धारित कोटा मीन्स आधे से अधिक वोट होने चाहिए। दोस्तों ये था राष्ट्रपति का निर्वाचन। उम्मीद करते हैं आपको राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सारी महत्वपूर्ण जानकारी समझ में आ गई है। चलिए अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति के बारे में और जितनी जानकारी है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति से संबंधित और महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों के अंतर्गत। तो सबसे पहले आता है पदावधि। पदावधि का मतलब होता है कि कोई राष्ट्रपति अपने पद पर लगभग कितने समय तक पदासीन रह सकता है, इसको हम पदावधि या दूसरे शब्दों में कार्यकाल भी कहते हैं। तो हमारे भारत में राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष निर्धारित किया गया है, ठीक है। और कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि एग्जैक्ट तौर पर वो कब से लेकर कब तक बन सकता है।
तो याद रखिएगा, जिस दिन उसने शपथ ग्रहण की है उस दिन से लेकर अगले 5 साल तक क्या है, वह राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 59, इसमें कहा गया है कि कोई राष्ट्रपति अपनी पदावधि से पूर्व, ठीक है, अगर कोई राष्ट्रपति अपनी पदावधि से पूर्व या अपने कार्यकाल से पहले क्या है, त्याग पत्र दे देता है। ठीक है, अच्छा एक बात, राष्ट्रपति किसको अपना त्याग पत्र देता है, तो राष्ट्रपति जो है वो है उपराष्ट्रपति महोदय को क्या है, अपना त्याग पत्र देता है। याद रखिएगा, राष्ट्रपति किसको अपना त्याग पत्र देता है, उपराष्ट्रपति महोदय को क्या है, अपना त्याग पत्र देता है। ठीक है, और यहाँ पर एक नियम भी है कि जब राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो 6 माह तक क्या है, उपराष्ट्रपति महोदय क्या है, राष्ट्रपति के पद का निर्वाहन करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के पद पर क्या है, उपराष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं, उसकी जिम्मेदारियां संभालते हैं। लेकिन 6 माह के भीतर क्या है, निर्वाचन आयोग के द्वारा नया राष्ट्रपति लाना आवश्यक है। 6 माह के भीतर क्या है, पुनः नवीन राष्ट्रपति का चयन हो जाना चाहिए, ऐसा क्या है, नियम है। तो देखिए अनुच्छेद 59 कहता है कि अगर कोई राष्ट्रपति अपनी पदावधि से पूर्व त्याग पत्र दे देता है या फिर उसको महाभियोग के द्वारा क्या है, अपने पद से पदच्युत कर देता है, ठीक है, पदच्युत कर दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या है, जो नया राष्ट्रपति आता है उसका चयन, देखिए वो जो आएगा वो शेष अवधि के लिए नहीं आएगा बल्कि अगले 5 साल के लिए आएगा। ठीक है, कितने के लिए आएगा, अगले 5 साल के लिए आएगा, ना कि शेष अवधि के लिए। ठीक है, अब जैसे कि 5 साल से पूर्व ही किसी राष्ट्रपति ने 3 साल में क्या है, इस्तीफा दे दिया हो या महाभियोग के द्वारा उसको हटा दिया गया हो, तो अगला राष्ट्रपति बचे 2 साल के लिए नहीं बल्कि आगे के 5 साल के लिए आएगा। यह वाली बात क्या है, मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे आता है पुनर्निर्वाचन। ये हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 में, देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 में क्या है, पुनः निर्वाचन से संबंधित जानकारी दी गई है। और ये तथ्य एक ऐसा तथ्य है जो कि हमारे भारतीय संविधान को विश्व के अन्य देशों के संविधान से क्या है, पृथक करता है। जैसे कि अगर आप यूएसए, ठीक है, या फिर इसके अलावा कनाडा, ठीक है, कोई भी देश देखेंगे तो जहाँ जहाँ पर राष्ट्रपति है वहाँ पर क्या है, राष्ट्रपति की जो राष्ट्रपति का पद है उसके लिए क्या है, एक तय सीमा निर्धारित की गई है कि कोई व्यक्ति अधिकतम 2 बार 3 बार क्या है, राष्ट्रपति बन सकता है। अब हमारे भारत के संविधान में क्या है, इस विषय पर कोई खास टिप्पणी नहीं की गई है कि एक व्यक्ति अधिकतम कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। इसका मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति कितनी बार क्या है, राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन अगर हम इस क्रम में बात करें तो क्या है, एक ही व्यक्ति ऐसे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि क्या है अभी तक 2 बार राष्ट्रपति बने हैं, और उनके अलावा क्या है अभी तक किसी को भी क्या है ये अवसर मिला नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। आगे आती हैं राष्ट्रपति की योग्यताएं। राष्ट्रपति की योग्यताओं का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 में है। क्या क्या योग्यताएं हैं, सर्वप्रथम भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, दूसरी क्या योग्यता है, आयु उसकी 35 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि वह अपने जीवन के 35 वर्ष क्या है, पूर्णतः व्यतीत कर चुका हो, ऐसा नहीं कि 35 वर्ष पूरे करने वाला हो। इसके अलावा उसको किसी भी प्रकार के शासकीय या सरकारी पद का क्या है, लाभ धारण नहीं किया होना चाहिए। ठीक है, अब शासकीय या सरकारी से मतलब क्या है, जो गवर्नमेंट जॉब होती हैं आपकी, पटवारी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, ठीक है, व्यापम या कुछ भी जो गवर्नमेंट जॉब, ऐसा नहीं कि उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद के सदस्य, इनको क्या है लाभ का पद नहीं माना जाता दोस्तों। इसके बाद क्या है, वह लोकसभा का निर्वाचित सदस्य रह चुका हो। ठीक है, क्या है, लोकसभा का निर्वाचित सदस्य क्या है,
वो रह चुका हो। ठीक है, तो ये हो जाती है क्या, राष्ट्रपति की योग्यता और शपथ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे आता है, सॉरी योग्यता नहीं, पुनः निर्वाचन और योग्यताएं। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति महोदय की शपथ के बारे में। तो शपथ का वर्णन जो है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद कितने में है, 60 में है। देखिए, राष्ट्रपति के द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद कितने में है, 60 में। तो राष्ट्रपति जो शपथ ग्रहण करता है वो किसके सामने शपथ ग्रहण करता है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, राष्ट्रपति जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने क्या है, शपथ ग्रहण करता है। और अगर ये ना हो तो फिर वरिष्ठ न्यायाधीश के सामने क्या है, शपथ ग्रहण करेगा। ठीक है दोस्तों, ये हो जाती है बात फिर शपथ से रिलेटेड। इसके बाद आता है महाभियोग। तो ये भी एक राष्ट्रपति से संबंधित क्या है, एक बहुत बढ़िया चीज़ है और इससे भी कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, महाभियोग का मतलब क्या होता है। महाभियोग का मतलब होता है जब आप किसी पर कोई आरोप लगाकर उसे उसके पद से हटा देते हैं तो उसको महाभियोग कहते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति पर लगने वाले महाभियोग का वर्णन जो है वो हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद कितने में है, 61 में है। कभी कभी तो क्वेश्चन पूछा यही जाता है कि राष्ट्रपति पर लगने वाले महाभियोग का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 61 में है। फिर देखिए दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग क्यों लगाया जाता है। तो अगर किसी राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया हो, अगर किसी राष्ट्रपति ने क्या है, संविधान का उल्लंघन किया हो या संविधान के विपरीत कोई काम किया हो या संविधान के नियमों का अनुपालन नहीं किया हो तो क्या है, उसके पद से क्या है, हटा दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर हम बात करते हैं कि महाभियोग का प्रस्ताव कहाँ पर लाया जाता है। तो वो चाहे लोकसभा में आ जाए, ठीक है, या फिर राज्यसभा में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से अपने विशिष्ट बहुमत के द्वारा क्या है, पास कर देते हैं। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा जो है ऐसे अपने विशिष्ट बहुमत के द्वारा पास कर देते हैं। तो राष्ट्रपति जो है वो अपने पद से पदमुक्त समझा जाता है। ठीक है, और इस महाभियोग के प्रस्ताव को लाने से पूर्व क्या है, 14 दिन पहले क्या है, राष्ट्रपति महोदय को क्या है, ये नोटिस दिया जाता है कि आपके खिलाफ संसद में महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा रहा है। और महाभियोग जब चलता है तो राष्ट्रपति महोदय को यह अधिकार प्राप्त होता है कि वह स्वयं के माध्यम से या अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से संसद में क्या है, अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकें। ठीक है, महाभियोग के उसमें, ठीक है, बचाव में, या फिर वो स्वयं इस महाभियोग की जांच कर सकें। ठीक है, और जब ये दोनों सदस्य क्या है, विशिष्ट बहुमत के द्वारा महाभियोग के प्रस्ताव को पास कर देते हैं तो राष्ट्रपति क्या है, अपने पद से पदमुक्त समझा जाता है। फिर हो गया आपका ये कार्यक्रम कंप्लीट। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। राष्ट्रपति से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी थी वो हमने देख ली। अब राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा करे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें। ठीक है, और अपने सभी दोस्तों के मध्य शेयर भी किया करें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।